बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दिया है प्रूव दैट द सेट ऑफ आल n रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो कुछ टाइम पहले हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर बात किया था, जिसके अंदर हमने क्या देखा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखा था। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम एक नंबर z ले लेते हैं जिसके पावर में n है और राइट में कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हमको वही दिखाना है कि अगर हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ये क्या एक एबिलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये शो करना है। इसका ऑर्डर भी कितना है, n है, ये भी वादे शो करना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एबिलियन ग्रुप को प्रूव करने के बारे में। तो उसके लिए हमको 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो कराना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक सेट की जरूरत है। सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो पहले हम सेट बनाते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर कोई 1 बना लो और दोनों साइड पावर में 1/n मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पावर में 1/n दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, z के पावर n पहले से ही है और पावर में 1/n मल्टीप्लाई करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। राइट में क्या, पावर में 1/n मल्टीप्लाई करोगे तो बच जाएगा। अब 1 को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस 0i के पावर 1/n के बराबर लिख सकते हो आराम से। को आप जानते भी हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई के बराबर लिखा होता है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 दिया है तो 1 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 0y लिख सकते हो। वैसे ही क्या किया, 1 को 1 प्लस 0y के पावर 1/n कर दिया क्योंकि पावर तो था ही। ठीक है, चलो पावर तो था ही। अब क्या करते हैं, हमको मालूम है साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। तो 1 की जगह कॉस यूज कर सकते हैं आराम से, कॉस 0 प्लस आई, यहाँ 0 की जगह क्या यूज कर सकते हैं, साइन 0, और पावर में कितना है, 1/n है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, हमको क्या मालूम है साइन और कॉस के बारे में। साइन और कॉस के बारे में ये क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद इनकी वैल्यू क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो इनका पीरियड कितना होता है, साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। हर 2 पाई डिस्टेंस के बाद इनका ग्राफ रिपीट होता है। आपने ग्राफ में तो पढ़ ही रखा है, इतने तो प्रो आप बन चुके हो। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसके अंदर 2n पाई ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। इसके अंदर भी 2n पाई ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। जहाँ पे n क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, जिसका वैल्यू 1 2 3 4 0 1 2 3 4 माइनस में भी बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, जैसा भी हो सके। ठीक, जैसा भी वैल्यू को भी जैसे भी वैल्यू की वो बात कर रहा हो, जीरो पॉजिटिव n आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होगा एक इंटीजर ही। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, वही कर लेते हैं जो बोला था कि तो इसके अंदर 2n पाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम n की जगह k यूज कर लेते हैं क्योंकि देखो पावर में भी 1/n है, तो ये वाला n और पावर वाला n से कंफ्यूजन ना हो जाए। वो पावर में n है और ये एक इंटीजर डिनोट करता है, तो इंटीजर को आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, 2k पाई प्लस 0 तो है ही, प्लस आई साइन 2k पाई और क्या प्लस 0 तो है ही, और पावर में कितना है, 1/n है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1/n। अब फिर हमने डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ रखा है। देखो कॉपी पेन लिए रहना और साथ साथ नोट करते रहना, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और लेंदी भी है। ठीक है, तो डी मोइवर्स थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कहीं पे अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखते हो, डी मोइवर्स थ्योरम से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर लिखते हो। हमने सेकंड सेमेस्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रखा है जिसके अंदर हमने इसको अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज लेना है डी मोइवर्स थ्योरम होता क्या है, तो सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने अच्छे से बता रखा है इसको। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा यही बोलता है डी मोइवर्स थ्योरम कि अगर कहीं पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में n है तो n क्या थीटा के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह, यहाँ पे पावर की जगह क्या, यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 1/n है, तो क्या होगा, 1/n मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक और बात देख लो, cos के अंदर 2k पाई प्लस 0 है, साइन के अंदर 2k पाई प्लस 0 है। अब 2k पाई के अंदर 0 ऐड करने पे साइन cos की प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन 2k पाई प्लस 0 है तो साइन के अंदर 2k पाई के साथ 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 मतलब नथिंग। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई।
ठीक है, होल पावर में 1/n तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो 1/n भी हो गया। अब क्या करते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम को यूज कर लेते हैं, 1/n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, cos 2k पाई 1/n मल्टीप्लाई कर दिया तो n नीचे आ गया। देखो इसीलिए हमने यहाँ पे k यूज किया, अगर n यूज कर लेते तो n से n कट जाता, लगता तो सही है कि n से n कट जा रहा है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, प्लस i sin 2k पाई 1/n मल्टीप्लाई कर दिया तो n नीचे आ गया। ठीक है, चलो इतना हो गया। ये क्या चल रहा है, 1 के पावर 1/n चल रहा है, इसका वैल्यू इतने के बराबर अब फिलहाल तक आ चुका है। ठीक है, चलो हम देखो इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं या हम यूलर्स थ्योरम यूज करके इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस करना है, हम सिर्फ कंप्रेस नहीं करेंगे, बस आपको बता देते हैं कि यूलर्स थ्योरम बोलता क्या है। कहीं भी अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप सिंपली e के पावर i थीटा के बराबर लिख सकते हो बाय यूलर्स थ्योरम। इसका प्रूफ भी है, वहां पे भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देख रखा है, शायद नहीं देख रखा है क्योंकि यूलर्स थ्योरम शायद दूसरे चैप्टर में था जो अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये प्रूव होता है, आपको मालूम भी है। ठीक है, 12th में हमने पढ़ रखा है, 12th नहीं 11th में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, cos 2 के पाई बाई n, ये क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे भी ये थीटा का वैल्यू हो गया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर i 2 के पाई बाई n के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्रेस करके ऐसा लिख सकते हो, बुक में दिया भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस बड़े वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन है, उसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, हम k का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो k का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसे क्या कर सकते हैं हम, n-1 तक पुट कर सकते हैं। n-1 तक क्यों, n भी हो सकता है, n+1 भी हो सकता है, n+2 भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि ग्रुप के लिए हमको क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। ग्रुप बनाने के लिए या एबिलियन ग्रुप की बात कर लो, उसके लिए आपको एक सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे दे रखा है कि आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करो। ग्रुप के लिए आप क्या जानते हो, ग्रुप की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट सेम तरह के दिख रहे हैं तो सेम तरह वाले एलिमेंट एक ही बार लिखे जाते हैं। ठीक है, सेम तरह दिखने वाले एलिमेंट एक ही बार लिखे जाते हैं। तो देखो यार, अगर हम k का वैल्यू 0 पुट करते हैं और जो वैल्यू आता है, और अगर हम k का वैल्यू n पुट करते हैं जो वैल्यू आता है, दोनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। दोनों वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे हम दो अलग अलग बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। बराबर कैसे होता है अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, बस फिलहाल इतना याद रखो कि k का वैल्यू हम n-1 तक ही यूज करने वाले हैं। k का वैल्यू हम n-1 तक ही यूज करने वाले हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे k का वैल्यू, यहाँ पे k का वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला एक मेंबर मिलेगा, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो दूसरा मेंबर मिलेगा, k का वैल्यू 2 रखेंगे तो तीसरा मेंबर मिलेगा, k का वैल्यू 3 रखेंगे तो चौथा मेंबर मिलेगा। वैसे ही k का वैल्यू n-1 रखेंगे तो nth मेंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से हमको n अलग अलग रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे जो उस सेट g के अंदर, मान लेते हैं कोई भी एक सेट g है जिसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, अच्छी बात है, जानी भी चाहिए। अब नीचे लाते हैं, बेसमेंट में नहीं, क्या बोलते हैं, मगज में लाते हैं। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, k का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, cos, k का वैल्यू 0, cos 0 1 हो गया, ये जो थीटा पूरा 0 बना देगा, सिंपली क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो cos 0 1 हो गया। और यहाँ पे देखो sin 0 0 होने वाला है, मतलब k का वैल्यू 0 के लिए हमको क्या मिला, सिंपली 1 वैल्यू मिला। ठीक है, 1 रिजल्ट मिला, 1 के पावर 1/n का सिंपली 1 के बराबर मिला। अब क्या करता है, k का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n मिलने वाला है। ठीक है, चलो इतना नोट करो। अब क्या करते हैं, इसको कुछ t के बराबर मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको t के बराबर मान लेते हैं। ऐसा क्यों माना, अभी आप देख लोगे क्या क्यों माना। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, k का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, cos 2 के पाई है तो k का वैल्यू 2 यूज कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 इंटू 2 पाई बाई n। ठीक है, तो देखो अभी हमने डी मोइवर्स थ्योरम में क्या देखा कि कहीं भी cos थीटा प्लस i साइन थीटा के पावर में अगर n है तो उसको क्या लिखते हो आप, cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा के बराबर लिखते हैं। मतलब पावर जो होता है थीटा के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर पावर
थीटा के साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो रिवर्स ऑर्डर में भी तो हम सोच सकते हैं कि कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखा हुआ है तो रिवर्स ऑर्डर में सोच के इस n को पावर में भी तो भेज सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है। अगर इसको हम ये जो cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n बन रहा है उसमें से 2 हमने अलग कर लिया, इसको क्या लिख सकते हैं cos। भाई फोन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। बस करना क्या, आपको बोला क्या कि अगर हम क्या करते हैं पावर को नीचे उतार सकते हैं तो नीचे से पावर में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n होल पावर में 2 लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जिसको हमने t से डिनोट किया है, मतलब ये क्या है d के स्क्वायर के बराबर आ गया। हम एक जनरल टर्म बना रहे हैं ना, हम क्या करेंगे जी के अंदर बार बार इस बड़े से ब्रैकेट को थोड़ी लिखेंगे कि एक बार पावर में 1 आया, एक बार पावर में 2 आया, फिर पावर में 3 आ रहा है, ऐसा थोड़ी करेंगे। हम बोल देंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट t है जो इतने के बराबर है और उसी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी के पावर 4 ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे जैसे देखो k इक्वल टू 0 है, यहाँ सॉरी k इक्वल टू 0 रखा था तो हमको क्या मिला था 1 मिला था। तो आप जी के अंदर क्या लिखोगे, पहला एलिमेंट, जी के अंदर पहला एलिमेंट 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे दूसरा एलिमेंट t लिखोगे, फिर क्या लिखोगे टी स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो या 1 की जगह पे आप t के पावर 0 भी लिख सकते हो। t के पावर 0 कैसे आया अभी बता देते हैं। देखो यार k इक्वल टू 0 हमने पुट किया था यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं आपको दिखाते हैं। cos 2 k इक्वल टू 0 पुट किया था तो 2 इंटू 0 पाई बाई n बनने वाला है। तो इस जीरो को क्या करते हैं बाहर रखते हैं, ठीक है। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई रहने दो, 0 को यहाँ पे रख लो, प्लस आई साइन 2 k पाई है तो k इक्वल टू 0 है, 0 को यहाँ पे रखो, पाई बाई n। तो जैसा हमने यहाँ पे किया तो सेम प्रोसेस कर लो ना, कि आप क्या कर सकते हो 0 को जो मल्टीप्लाई में है उसको पावर में भेज सकते हो। तो किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है 1 ही ना होता है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यही ना t का वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हो t के पावर 0 लिख सकते हो, मतलब ओवरऑल तो 1 ही लिखा हुआ है। तो आप t इक्वल t के पावर 0 लिखो या 1 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है कि आप किसकी बात कर रहे हो। ये बात समझना, ये बात बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया। देखो अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं k का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है। तो आपको अब इतना तो पता चल ही गया है, k का वैल्यू 1 रखा तो t मिला, k का वैल्यू 2 रखा तो t स्क्वायर मिला, तो k का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा t का क्यूब मिलेगा। तो आप निकाल भी सकते हो या डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको cos 2k पाई, तो 2k की जगह कितना है 3 है, 3 को यहाँ पे रख लो, पाई बाई n कर लो, प्लस आई साइन 2k पाई है तो k की जगह 3 है, 3 को यहाँ रख लो, 2 पाई बाई n कर लो, 3 को पावर में कर दोगे, 3 यहाँ पे 3 है, 3 को पावर में कर दोगे तो यही लिखा क्या, ये t का वैल्यू है तो क्या मिल जाएगा t का क्यूब मिल जाने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा t का क्यूब मिलेगा। ऐसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो देखो हमने आपको बताया k इक्वल टू 0 पे 1 मिला, k इक्वल टू 1 पे t के पावर 1, k इक्वल टू 2 पे t के पावर 2, k इक्वल टू 3 पे t के पावर 3, k इक्वल टू 4 पे t के पावर 4। ऐसे ही k के पावर, जब हम k की जगह n-1 रखेंगे तो क्या मिलेगा t के पावर n-1 मिलेगा। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आ गया, बस ऑब्जर्व कर लो पैटर्न, वो कैसे आ गया वैसे ही पता चल जाएगा, या फॉर्मूले में पुट कर दो k का वैल्यू n-1 फिर भी आपको रिजल्ट तो वही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास g एक सेट बन चुका है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है। अब बस हमको क्या बोलते हैं एबिलियन की प्रॉपर्टी लगानी है। उससे पहले एक बात और चेक करना था कि हमने क्यों सिर्फ n-1 तक देखा, तो हम क्या करते हैं इस बात को चेक करने के लिए पहले इसको आप नोट कर लो, k की जगह पे n रखते हैं, ठीक है। चलो k इक्वल टू n रखते हैं तो बनता क्या है, n पुट करो तो क्या मिलेगा आपको cos 2 k की जगह n पाई बाई n तो है ही, प्लस आई साइन 2 k की जगह n पाई बाई n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, cos 2 पाई का वैल्यू 1 हो गया, sin 2 पाई का वैल्यू 0 हो गया, मतलब 1 प्लस 0y मतलब क्या 1 ही ना लिखा हुआ है। अब 1 को फिर से यहाँ पे पुट करने का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लिखे जाते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला कि आप क्या करो इस रिजल्ट को n-1 तक ही ले जाओ, क्योंकि n पे जो वैल्यू आता है वही 0 पे आता है,
n+1 पे जो आता है वही 1 पे आता है, n+2 पे जो आता है वही 2 पे आता है, ठीक है। तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको बस हटा दो, इसको लिखना भी मत, ठीक है। बस जी हमारे पास सेट बन गया, जहां पे टी क्या है बता देना, वेयर टी इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n है, ठीक है। अब क्या करो, इसको नोट कर लो। अब क्या करते हैं, एविलिन ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम सब रफ कर देने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट करो, पहले इधर का सब नोट कर लो, हम सब हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या जी सेट के अंदर से आते हैं। तो जी सेट क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे जितने भी हैं सभी nth रूट ऑफ यूनिटी है। ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। ये आगे वाला n क्या डिनोट कर रहा है कि ये n अलग अलग नंबर हैं। ये क्या है, इनकी संख्या कितनी है, ये n है। ये कितने हैं, n है। जैसे 1 2 3 4 5 ये कितने हैं, ये 5 है। वैसे ही ये 1 टी के पावर 1 टी के पावर 2 टी के पावर 3 टी के पावर n-1 तक जो गया है कि कितने हैं, n है। और ये है क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो अगर a और b कोई भी दो एलिमेंट है इस g के अंदर से, तो a और b खुद में क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे जितने भी पड़े हुए हैं सभी nth रूट ऑफ यूनिटी है, सभी nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देन both a and b are the nth root of unity, that is अगर हम a के पावर n के बारे में बात करें तो वो कितना है, 1 है। और b के पावर n के बारे में बात करें तो वो भी कितना है, n है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दे रखा है, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका पावर में क्या हो जाएगा, 7 में हो जाएगा। ए के पावर में n है कितना, 1 के बराबर। बी के पावर में n है कितना, 1 के बराबर। तो मल्टीप्लाई में जाएंगे तो वो भी क्या होगा, 1 का ही ना बराबर होगा। ए बी के पावर n का मतलब ए के पावर n इंटू बी के पावर n, मतलब क्या, ये 1 इंटू 1 मतलब 1 ही के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि hence a b के पावर n also belongs to z, therefore g is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी की। किसकी, एसोसिएटिविटी की। तो आपको क्या मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई मतलब आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट multiplication of complex number are always associative। इनको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूफ होते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, नीचे दिखेगा, चलो हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक एलिमेंट 1 है, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें वही एलिमेंट आएगा जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट, अगर हम 1 को किसी भी एक ए एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, ए कोई भी हो जाए, तो हमको रिजल्ट में ए ही मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। चलो अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, उसको नोट करो पहले, हो गया चलो हो गया। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, तो आपको क्या मालूम है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो खुद का इनवर्स होता है, मतलब 1 का इनवर्स खोजने की जरूरत नहीं है, 1 का इनवर्स 1 ही हो जाएगा। बस खोजने की जरूरत किसका है, इन जो बाकी जो बच रहे हैं उनका इनवर्स खोजने की जरूरत है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की बात करते हैं, हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट
identity element is the inverse of itself. Identity element is the inverse of itself, self, SCLF, ठीक है। therefore one is the inverse of one, inverse of one। अब बात करते हैं बाकी नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या माना था, टी माना था ना, तो हम उनके बारे में बात करते हैं जो क्या वन से बड़े हैं, ठीक है। वन से बड़े मत करने का मतलब ऐसा लिख लो, टी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लिखो, क्योंकि टी के पावर 0 1 आया था, मतलब हम उसके आगे की बात करेंगे। टी के पावर 0 यहाँ पे 1 आ चुका है, उसका इनवर्स तो निकल ही चुका, हम उसको उसकी बात नहीं करेंगे। लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, हम क्या यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। नाउ इफ अगर हम एक नंबर मान लेते हैं टी के पावर n, जो क्या इज अ एलिमेंट ऑफ जी, अगर हमारे पास एक टी के पावर n एक एलिमेंट है जो क्या g के अंदर से आता है, ठीक है। टी के पावर n माने या टी के पावर कुछ r मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n माने n क्या लास्ट टर्म से एक कम वाले टर्म की बात चल रही है ना, ठीक है। टी के पावर r मान लेते हैं कि टी के पावर r एक एलिमेंट है जो क्या g सेट के अंदर से आता है, जहां पे t क्या यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, वेयर t is greater than 0 less than equal to n minus 1, then t के पावर n minus r is also a element of g। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है t के पावर r की जगह 1 2 3 4 कुछ भी मान लो ना, मान लेते हैं t की जगह r की जगह 2 मान लिया, तो अगर हमारे पास t के पावर 2 t का स्क्वायर g के अंदर का एक एलिमेंट है, तो t के पावर n माइनस आर, कहने का मतलब t के पावर n माइनस 2 भी तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। यहाँ पे n माइनस 1 है, तो इससे पहले ही t के पावर n माइनस 2 भी तो होगा, हाँ होगा। सच दैट अगर हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, t के पावर r और t के पावर n माइनस आर को मल्टीप्लाई करें, तो हमको क्या मिलेगा, बेस सेम तो पावर ऐड होता है, तो t के पावर r प्लस n माइनस आर मतलब क्या t के पावर n मिलेगा। और t के पावर n का वैल्यू कितने के बराबर होता है, अभी हमने देखा t के पावर n का वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमने जब k की जगह n रखा था तो हमको क्या मिला था, 1 मिला था ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, 1 ही तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो जिसको मल्टीप्लाई किया वही क्या इनवर्स बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, हियर t के पावर n माइनस आर इज द इनवर्स ऑफ लेफ्ट इनवर्स लिखो, इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ t के पावर r। तो इसको क्या करना, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट इनवर्स की बात चल रही है, ठीक है। अब t के पावर n 1 के बराबर हुआ है, ये बात तो सही है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने वहां पे t के पावर n इक्वल टू 1 आपको बताया नहीं था, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके पास अभी भी पड़ा हो, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो कि अगर हमारे पास t के पावर r एक एलिमेंट है, तो t के पावर n माइनस आर भी एक एलिमेंट होगा। सच दैट अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t के पावर n मिलेगा, जिसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, t के पावर n माइनस आर, टी के पावर r का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो बात अभी हमने आपको बोला है वो भी देख लो। हमने क्या बोला कि अगर cos क्या था, cos 2 के पाई था ना बाई n प्लस आई साइन 2 के पाई बाई n था। यहाँ पे हमने क्या बोला, k की जगह n पुट करो, ठीक है, k की जगह n पुट करो, तो पुट करो तो क्या मिलेगा, cos 2n पाई बाई n प्लस आई साइन 2n पाई बाई n। तो जैसे हमने हर बार किया था, तो n को यहाँ पे तो पावर में डाल सकते हैं, तो मतलब क्या, ये तो t लिखा हुआ है, तो t के पावर n ही ने लिखा हुआ है। और अभी हमने क्या किया, जब n को काट दिया था तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 ही ना आया था, मतलब इसका वैल्यू भी क्या ही आएगा, 1 के ही बराबर ना आएगा यार। तो क्या इतना सोच रहा था, ठीक है, चलो तो 1 के बराबर आ गया, मतलब क्या इनवर्स भी हमारे पास आ चुका है। बस लास्ट प्रॉपर्टी बचती है कम्यूटेटिव की, तो आप जानते ही हो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है, बस लिख दो आप, वी नो दैट, चलो हम बोल देते हैं, आप लिख लो, ठीक है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो
पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गए, मतलब एबेलियन हो गया। लास्ट में एक लाइन और, since the number of element in the set G is equal to n, therefore G is a finite abelian group of order 5 with respect to multiplication, hence proved। इसको तो लिखना बनता है proved। चलो ठीक है, ठीक है, चलो कुछ बातें करनी है फिर कभी किसी क्लास में करेंगे।